प्रारंभिक हिंदी शिलालेख और मध्यकालीन आख्यान की इस खास व्याख्या में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समय में पीछे एक सफर पर निकलने वाले हैं, दो बहुत ही बुनियादी और ऐतिहासिक साहित्यिक कृतियों की पड़ताल करने के लिए। ये वो रचनाएं हैं जिन्होंने हमारी भाषा के विकास की पूरी नींव ही रख दी। तो बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक यात्रा को शुरू करते हैं और देखते हैं कि अतीत के इन पन्नों में हमारे लिए क्या क्या छिपा है। ठीक है, चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है ना कि कैसे हमारी शुरुआती भाषा को एकदम अलग-अलग माध्यमों में सहेज कर रखा गया था। मतलब एक तरफ तो एक प्राचीन रोमानी कहानी है जो सदियों तक लोगों की यादों और लिपियों में जिंदा रही, और दूसरी तरफ एक कठोर पत्थर का शिलालेख है जो आज भी मुंबई के एक आधुनिक म्यूजियम में रखा हुआ है ना कमाल की बात। ये भाषा के विकास का एक ऐसा अकल्पनीय रास्ता है जो इतिहास के कई अलग-अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ देता है। अब इस कालानुक्रमिक साहित्यिक यात्रा की बात करें तो हम शुरुआत कर रहे हैं विक्रम संवत 835 की बेहद पुरानी कृति कुवलयमाला कथा से, और फिर समय के साथ आगे बढ़ते हुए 10वीं शताब्दी की कृति राउलवेल तक पहुंचेंगे। ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं है, बल्कि भाषा और साहित्य के स्वरूप में हुए एक बहुत बड़े ऐतिहासिक बदलाव की कहानी है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इस पहली कृति पर नजर डालते हैं। इसे किसी बेहद अनमोल पुरातात्विक खोज की तरह ही देखिए। कुवलयमाला कथा ये एक बहुत ही उत्कृष्ट आख्यान है, और सबसे अच्छी बात, इसके रचनाकार का नाम बिल्कुल स्पष्ट है, उद्योतन सूरी, और इसका सटीक समय विक्रम संवत 835 बताया गया है। इतने सटीक ऐतिहासिक प्रमाण का मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये हमें उस दौर के समाज और साहित्य की बिल्कुल साफ और सजीव तस्वीर दिखाता है। अब यहाँ जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि कैसे एक स्वयंवर की नाटकीय और रोमानी कहानी इतिहास को सहेजने का काम कर सकती है। जी हाँ, ये कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं है। इसके एकदम केंद्र में है राजकुमारी कुवलयमाला का स्वयंवर। अलग अलग राजकुमार उसे पाने के लिए जो भी प्रयास करते हैं वो उस समय के सामाजिक रीति रिवाजों, राजनीति और इंसानी भावनाओं को बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने लाते हैं। मतलब एक मनोरंजक कहानी के अंदर एक पूरे युग का इतिहास छिपा हुआ है। और इसी संदर्भ में प्रसिद्ध विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन आता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि कुवलयमाला कथा में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनमें बोलचाल की तत्कालीन भाषा के सुंदर नमूने आ गए हैं। इस बात पर थोड़ा रुककर गौर करना जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये ग्रंथ सिर्फ दरबारों की उस भारी भरकम किताबी भाषा में नहीं लिखा गया था, बल्कि इसने उस समय के आम लोगों की असली रोजमर्रा की बोलचाल को भी रिकॉर्ड कर लिया था। और सच कहूं तो यही बात इसे भाषा विज्ञान के लिए एक अनमोल खजाना बना देती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे और विकसित होता है। अब हम समय रेखा में आगे सीधा 10वीं शताब्दी की ओर कदम रख रहे हैं, बिल्कुल किसी कहानी के अगले अध्याय की तरह। हमारी दूसरी प्रमुख ऐतिहासिक कृति है राउलवेल, जिसे राजकुल विलास भी कहा जाता है, और इसे रोडा कवि ने रचा था। देखिए, जहां कुवलयमाला कथा ने एक मजबूत आधार तैयार किया, वहीं ये राउलवेल भाषा और साहित्य के सफर में एक बिल्कुल नया और रोमांचक मोड़ लेकर आता है। राउलवेल के इस नए मोड़ को पूरी तरह समझने के लिए हमें इस एक खास शब्द को समझना ही होगा, और वो शब्द है चंपू। ये एक बहुत ही अनूठी और नई तरह की साहित्यिक रचना शैली है। इसमें होता क्या है कि गद्य यानी सामान्य वाक्य रचना और पद्य यानी कविता, इन दोनों का बिल्कुल निर्बाध और सुंदर मिश्रण किया जाता है। ये दिखाता है कि उस समय के रचनाकार कितने प्रयोगशील थे। वे सिर्फ कविता या सिर्फ गद्य में बंधकर नहीं रहना चाहते थे, बल्कि दोनों को मिलाकर उन्होंने एक बिल्कुल नई शैली का ही आविष्कार कर डाला। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि राउलवेल कोई ऐसी वैसी रचना नहीं है। इसे हिंदी साहित्य की पूरी परंपरा में सबसे पहली चंपू रचना होने का ऐतिहासिक गौरव प्राप्त है। ये इतिहास का वो खास बिंदु है जहाँ से हिंदी साहित्य में एक बिल्कुल नई परंपरा की शुरुआत हुई थी। जब भी हम हिंदी साहित्य के विकास का अध्ययन करते हैं ना, तो इस कृति को एक ट्रेंड सेटर या पथ प्रदर्शक के रूप में देखते हैं। ये वो मील का पत्थर है जिसने आने वाले लेखकों और कवियों के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि ये कृति असल में भौतिक रूप में कितनी प्रामाणिक है। जरा इन तथ्यों पर गौर कीजिए।
रोडा कवि की ये रचना किसी कागज या पत्ते पर नहीं, बल्कि एक भारी भरकम पत्थर के शिलालेख पर उकेरी गई थी। इसे प्रसिद्ध इतिहासकार जनरल जेम्स टॉड ने खोजा था और आज ये मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में एकदम सुरक्षित रखी हुई है। सोचकर देखिए, आधुनिक म्यूजियम में रखा ये प्राचीन पत्थर अतीत और हमारे आज के बीच कैसा सीधा और मजबूत पुल बनाता है। इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखने के बाद अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। 10वीं सदी के उस कठोर पत्थर के शिलालेख और विक्रम संवत 835 की उस प्राचीन स्वयंवर कथा के शब्द आज भी हमारी भाषा की नींव कैसे बने हुए हैं? ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे सदियों पुराने शब्द, भावनाएं और कहानियां समय की हर कसौटी पर खरी उतरती हैं और आज भी हमारे बात करने के तरीके को आकार देती हैं। इतिहास को सहेजने की ये जो ताकत है ना, वो सच में चकित कर देने वाली है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भाषा कभी खत्म नहीं होती, वो बस समय के साथ नया रूप लेती है और लगातार विकसित होती रहती है। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ ऐतिहासिक स्रोतों की हमारी आज की ये व्याख्या यही संपन्न होती है। हमें पूरी उम्मीद है कि इतिहास के इन पन्नों को पलटने का ये अनुभव कई नई और रोमांचक जिज्ञासाओं को जन्म देगा।